मैं अब टुंडला से आए उस हास्य के हिमालय को बुलाता हूँ, जो हास्य का हा हा होती हस्ताक्षर है, और आप सबकी घनघोर तालियों के बीच, जरा जोरदार तालियों के बीच लटूरी लट। हमारी कोशिश है कि आप थोड़ा सा हंसें, खिलखिलाएं, क्योंकि हंसने से खून बढ़ता है और ना हंसने से नाखून बढ़ता है। तो आपको अगर अपने नाखून नहीं बढ़ाने हैं, हंसी खुशी गायब होने का एकमात्र कारण हम अपने संबंधों में दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। संबंधों के आंगन में मितवा अब दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूँ हंसना बहुत जरूरी है। हर किसी के हिस्से में हंसी है ही नहीं। कुछ सरफिरों का तो यह फूटा नसीब है, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो फिर मुझे शुरू कर देना। कुछ सरफिरों का तो यह फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। इतना गरीब, धन से कोई धनी नहीं हो सकता। जब तक अंदर का चैन आपका ठीक नहीं है, अंदर से आप प्रसन्न नहीं है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। ये परमपिता की कृपा के बिना आ नहीं सकती। इसलिए चार पंक्तियां कहता हूं कि कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है, हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बिना प्रभु की कृपा के सर हमें एक क्षण भी नहीं हंसने का मिल सकता। मैं रोहित से पूछ रहा था, मैंने कि ये डॉक्टर्स हंस क्यों नहीं रहे हैं, तो रोहित ने मुझे एक बहुत बड़ी पते की बात बताई। इसने कहा कि असल में क्या, इन डॉक्टरों को आदत पड़ गई है। आदत कैसे पड़ गई भैया, कि इनके पास हमेशा दुखी लोग आते हैं, पीड़ाओं के मारे लोग आते हैं, और उनके दुख से ये इतने दुखी हो गए कि दुख के महासागर में डूब गए। इनको हंसा देना बहुत मुश्किल का काम है। असल में सर आदत पड़ जाती है किसी आदमी को। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे पड़ोस में अग्रवालों का मोहल्ला जिसमें मैं रहता हूं, एक अग्रवाल साहब हैं जिनकी कपड़े की दुकान है। दिन भर कपड़ा ही नापते हैं, रात को सपने देखेंगे तो सपने में भी कपड़ा ही नापेंगे। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, चर। रात को सपने भी ऐसा ही देख रहे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4। घरवाली ने 2-3 लातें दी, हरामखोर तेरी दुकान नहीं है, मेरी साड़ी फाड़ दी तूने। सर उस मायूसी से निकल आइए। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, दिन भर की जो डॉक्टरी आप करते हैं, पीड़ाओं में डूबे रहते हैं, उससे निकलिएगा थोड़ा सा। आज होली का अट्टहास आप हंसना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, आदत पड़ जाती है सर। मैं पिछले दिनों एक वो ट्रैफिक का सिपाही जो होता है, आपने देखा होगा, दिन भर बेचारे का एक ही काम, इधर साइड में लगा, इधर साइड में लगा, इधर साइड में लगा। रात को सपने भी ऐसे ही देख रहा, इधर साइड में लगा, इधर साइड में लगा, इधर साइड में लगा। घरवाली ने 2-3 लातें फिर दी उसको भी। मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही नो एंट्री में घुसा चला आ रहा है। थोड़ा सा तो ताली वाली बजा करके सुनिएगा, हम थोड़ा सा आनंद आप तक पहुंचाते रहें। और ये बार बार कहने के बावजूद भी इस माइक वाले ने माइक ठीक नहीं किया। हमको मालूम है, पता नहीं रोहित ने बताया था इसका बेस कम कर, इसका इको कम कर। मैं इसमें कुछ नहीं जानता भाई, इको वीको, लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, इतना जानता हूँ। हाँ सर, इनकी भी आदत होती है ना। हम ये भी जो है, हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो हेलो। रात को भी सपने में ऐसा ही देख रहा, हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो। घरवाली ने फिर 2-3 लातें दी उसको कि टेस्टिंग ही करता रहेगा कि कार्यक्रम भी शुरू करेगा। सर थोड़ी सी ताली वाली बजा तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। तो उस मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप उस तंद्रा से निकलिएगा। हम आपको जैसे तैसे, इस कोरोना ने सर हम छोड़े हैं। हाँ, कोरोना में इस तरह के कार्यक्रम आपने भी आयोजित नहीं किए होंगे। और सर निश्चित रूप से हंस बोल कर दिल खोल लो यारों के साथ, वरना आप खोल देते हैं फिर औजारों के साथ। हाँ, हंस बोल कर दिल खोल लो यारों के साथ, वरना डॉक्टर्स हैं जो खोल देते हैं औजारों के साथ। तो अगर औजारों से अपने दिल को नहीं खुलवाना तो फिर इसके लिए हंसते मुस्कराते रहना पड़ेगा। और मैं सर ईमानदारी से डॉक्टर से और भगवान से कभी पंगा नहीं लेता, और लेना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए डॉक्टर और भगवान से। क्योंकि भगवान नाराज हुआ तो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और अगर डॉक्टर नाराज हुआ
तो डायरेक्ट भगवान के पास भेज देगा। तो एक बार सर मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। हंसने के लिए सर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर वो बाबूजी बैठे हुए हैं, बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। मैं सर गंजेपन की बात कर रहा हूँ, बोलिए सर बाबूजी बुरा मत मानिएगा, मैं गंजेपन की बात कर रहा हूँ। साड़ू भाई लग रहे हैं बिल्कुल आप मेरे। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। अच्छा, आदमी के बाबूजी आदमी के जीवन में केवल, अरे मैडम आप हमारी तरफ थोड़ा सा देखिएगा। आप दोनों सगे पत्नी हैं क्या? अच्छा, हाँ वो ही मैं सोच रहा था, अगर वो बाहर हैं। हाँ, वरना ऐसे पत्नी के साथ कौन बैठता है। हाँ, लेकिन आप अगर बैठे हुए हैं तो मैं आपकी खुशहाल जिंदगी को प्रणाम करता हूँ। मेरी तो हालत देख सकते हैं आप, जो है होली का दिन है और वो वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। तो सर जो है ना, तो मैं बाबूजी कह रहा था कि आदमी के जीवन में केवल 2 महिलाओं को सर पे हाथ फिराने का अधिकार प्राप्त है। या तो माँ फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। जल्दी ताली बजाओ, नहीं हाथ ऐसे ही रह जाएगा। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो फिर मामला ऐसा हो जाता है। बाबूजी के बाबूजी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। हाँ सर, मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ। सर हमें हंसने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों में ये जो एंड्रॉयड मोबाइल घुस गया है, इसने हमारी भाषा विकृत कर दी सर। इस मोबाइल ने हमारी बच्चों की, और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल आजकल बच्चे कर रहे हैं, बच्चों की भाषा बिगड़ती चली जा रही है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कि चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। तो सर मेरी बात, अच्छा इस बात पर सर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार तो आप जानते ही होंगे, बच्चों को पीटना है कि जरूरत नहीं है। अगर हम बच्चों को पीटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। सर मेरा तो प्रैक्टिकल अनुभव है। पिछले दिनों मैंने 6 महीने तक अपने छोटे वाले बेटे को पीटा नहीं, तो मेरी घरवाली को शक होने लगा कि आखिर है किसका। अगर ये इसका बाप होता तो इसको कूटता जरूर। तो मैंने अपने बेटे को चांटा दिया। तो अच्छा, ये अधिकार सर केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को पीटने वाला। दुनिया के किसी भी देश में बच्चों को नहीं पीट सकते। पिछले दिनों मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र हैं जो विदेश में रहते हैं, हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं कि चलो इनको वहाँ जाकर कूट लेंगे। फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाएंगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, दे दनादन। तो मैंने भी अपने बेटे को चांटा दिया। तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनकी ऐसे ही पीटते थे। अच्छा, फिर तो उनके भी पीटते होंगे। हम इनकी पीटते ही होंगे भाई। अच्छा, उनके भी पीटते होंगे, अबे मैं इनकी पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। सर देखिए, मैं फिर वहीं लौट करके आता हूँ। इस तरह की महफिलें कोरोना काल में हम नहीं जोड़ पाए, हंसी ठाके हमसे दूर होते चले गए। जब कोरोना हिंदुस्तान में आ रहा था, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये कोरोना हिंदुस्तान में गया तो हिंदुस्तान का सबसे अधिक नुकसान होगा, सबसे अधिक कैजुअलिटी होंगी। लेकिन जब कोरोना चला गया है तब पूरी दुनिया ये जान करके हतप्रद है कि हिंदुस्तान में बिना अच्छी व्यवस्थाओं के सबसे कम कैजुअलिटी हुई, सबसे कम नुकसान हुआ, तो वो अपना देश होता है। ये आपकी कुशलताओं का परिणाम है। हमारे डॉक्टर्स के बहुत कठिन मेहनत की इस कोरोना काल में। लेकिन सर हम कभी भी किसी डॉक्टर से कम नहीं होते सर, ईमानदारी बता रहा हूँ। हम भी सर पक्के डॉक्टर होते हैं। मैंने कोरोना की जांच का एक फॉर्मूला ईजाद कर लिया जिसमें समय भी नहीं लगता और पैसे भी खर्च नहीं होते सर। हाँ, इस समय भी नहीं लगेगा, पैसे भी नहीं खर्च होंगे, कोरोना की जांच हो जाती है। एक बार मुझे शक हुआ था, मैंने ये प्रयोग करके देखा, मुझे शक हुआ था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। तो मैं तो अपने शहर में डॉक्टर साहब की एक दुकान पर चला गया था।
3-4 बार छींका था, 4-5 बार खांसा था और चला आया था। फिर डॉक्टर साहब ने खुद अपना कराया था। हाँ, तो डॉक्टर साहब नेगेटिव निकले तो मैं सोच लिया कि मैं भी नेगेटिव ही होगा। तो एक बार ताली बजा दीजिएगा सर। अपन इसी तरीके से हास्य व्यंग के लोग जो है हम अपने तरीके से काम कर लेते हैं। लेकिन सर मैंने सोचा कि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान हुआ क्यों। अगर मेरा तर्क आपको ठीक लग जाए तो फिर मैं चाहता हूं कि आपका आशीष भी मुझे मिलना चाहिए। मैंने जो तर्क दिया, हमारे हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हम लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अगर डाउन होते तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो सकता था। अच्छा, लॉकडाउन में आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, मैडम मैं भी देख रहा था, आप भी देख रही होंगी सोशल मीडिया पर, जिसे भी देखो घर में हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है। जो पति अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं ले सकता था, वो बेचारा सब्जी कटवा रहा है, कोई प्याज छिलवा रहा है ना सर। अपने अच्छा आज तो मैं चाय बना देता हूँ, है ना। ये हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था, जिसे भी देखो। अच्छा, जो हलवाई नहीं बन सकता था बेचारा झाड़ू पोंछा कर रहा था। हाँ मैडम, मैंने झाड़ू पोंछा ही किया। ये पोंछे का असर है जो यहाँ तक हो गया है। हम कोरोना काल में सर ये सब सीखे कि पोंछा लगाते समय कैसे धीरे धीरे पीछे हटना पड़ता है, झाड़ू लगाते समय कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। ये सब हम कोरोना काल में सीखे। और सर हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई सर कोरोना की वजह से नहीं हुई, दहशत की वजह से हुई। और दहशत को फैलाने का कार्य, अगर मेरे तर्क से आप सहमत हो, दहशत फैलाने का काम जो अच्छा कर रहा था वो कर रहा था टेलीविज़न। टेलीविज़न दहशत फैला रहा था जिसकी वजह से कैजुअलिटी हो गई, वरना डॉक्टर इतने सजग थे। अच्छा, कोरोना काल में 2 ही लोग तो सजग थे, डॉक्टर्स और पुलिस वाले। ये जनता की बिना अपनी चिंता किए सेवा कर रहे थे। अच्छा, डॉक्टर दयालु होते हैं तो कम से कम ये पूछ लेते थे भैया पहला वैक्सीन किधर लगा था। लेकिन पुलिस वालों के यहाँ ये विकल्प नहीं था कि पहली लाठी किधर लगी, दे दनादन चल रही। हाँ सर, ये हाँ, दो लोग बहुत सेवा कर रहे थे। तो दहशत फैलाई जा रही थी। कोरोना का वायरस स्टील पर 84 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इतना विज्ञापन कर दिया था टेलीविजन ने कि आदमी जो है एक दूसरे के सामने खड़े होने में डरने लगा था। और अमिताभ बच्चन जी ने भी ज्ञान दिया, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे भैया, हम घरों में कैद हैं, जूते क्या हमारे सड़क पर टहलने जा रहे हैं, जो कोरोना का वायरस ही लेकर के लौटेंगे। अच्छा, आप लोग भी अपना थोड़ा सा बिजनेस चलाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे थे तो कोरोना के लक्षणों के बारे में बता रहे थे। दोस्तों, भाइयों बहनों, कोरोना के लक्षणों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा बुखार रहता है, खांसी हो जाती है, छींकें आती हैं, ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस है ना, छींकें आती हैं, फेफड़े जम जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह का स्वाद चला जाता है। अब घरों में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था, कह नहीं सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं है। मैडम, मैं सही बता रहा हूँ, एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी जिसमें स्वाद ही नहीं था। एक दिन अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना ही कहना मेरा अपराध हो गया। घरवाली ने तुरंत मोबाइल निकाला, खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया, मेरे पति का स्वाद चला गया। 5 मिनट नहीं हुए कि अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर खड़ी। 3-4 उसमें से कोरोना की किट पहने हुए यमदूत जैसे निकले। उसमें से 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े, 2-3 ने पैर पकड़े और जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूंस दिया कि चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अब डॉक्टर साहब, मेरा क्या अपराध था? इतना ही तो अपराध था कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं। इस अपराध की इतनी सजा कि मुझे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मजे की बात तो ये थी कि क्वारंटाइन सेंटर पर भी मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थीं। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, बड़े बड़े अधिकारी आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा इस बात की सजा काट रहा हूँ
कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है, और ये मीडिया वाले तो मौके का लाभ उठाते, मुंह में माइक घूंस करके, हाँ भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। सर मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, अगर सहमत हो तो तालियां और ठाके दोनों चाहिए मुझे, है ना। भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला, मेरे संपर्क में आए थे मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं सर बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। तो सर अपन जो है बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेते। सबरस जी बता के गए हैं कि तनाव लेना भी नहीं चाहिए। तनाव से जो है मांसपेशी, आप ही लोग बताते हो कि हंसने से तमाम हार्मोन्स ऐसे विकसित होते हैं शरीर में कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते। जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते। अगली पंक्ति पर सबका ठाका और सबकी तालियां चाहता हूं। जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी होते हैं स्वर्ग बना लेते हैं। वो जहां भी होते हैं स्वर्ग बना लेते हैं। सर समय की अपनी मर्यादा है। मेरी इन दिनों कुछ कविताएं वायरल हैं, मैं एक दो कविता उसमें से सुना देता हूँ। छोटी छोटी कविताएं, एक दो छंद सुना देता हूँ। स्वागत है। धोखाधड़ी अलंकार का। आप तो मेडिकल साइंस के व्यक्ति हैं, धोखाधड़ी और क्या कुछ भी हो, आपका क्या अलंकारों से मतलब है। लेकिन जो हिंदी साहित्य के जानकार हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, ये धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं, कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं, मैं एक दो छंद आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। कई बार होता क्या है सर, इसमें सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, आप तो डॉक्टर राजीव है ना सर, हाँ आप तो भुक्तभोगी होंगे। देर बाद पहचाना सर हाँ, कई बार क्या होता है कि लोग जो है, तुम्हारे बरेली में एक सरदार जी जो है 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगाते थे और अपने मोबाइल रिचार्ज कराने के नाम पर लोगों की ठगी करते थे। ये बरेली का ही समाचार है सर, है ना सर। ये ऐसे समाचार जब हम कवियों के साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन आज का साहित्य समाज का अल्ट्रासाउंड है। मैं एक दो अल्ट्रासाउंड आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगाते हैं और वास्तव में होता क्या है कि 60 साल का बुढ़ा चैटिंग कर रहा होता है। कई बार हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में मैडम बड़ा उतावलापन दिखाते हैं। हम उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं। वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता और वो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। कई बार सर अग्रवाल साहब क्या होता है कि एक ही लड़की पिता पुत्र दोनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और बाप बेटे दोनों स्वीकार कर लेते हैं और रात रात भर एक ही लड़की से चैटिंग करते रहते हैं। ये इसमें कहाँ धोखे की संभावनाएं हैं, मैंने उन संभावनाओं की तलाश की है और मैं आपका ठाका चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको सजग करना चाहता हूँ। सुनिएगा, स्वागत है। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। रूपवती, ये थोड़ा रिदमी छंद है, इसलिए आपको हल्की सी ताली के साथ सुनना है तो आनंद आपका 4 गुना हो जाएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का ठाके के लिए तैयार रहना। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे। सर ठाके के लिए तैयार है ना। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची बतराई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई।
रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई अखियन अखियन बतराई गई फिर आंख की कोर दवाई गई अखियन 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 बतराई गई फिर आंख की कोर दवाई गई हम आंखिन बीच फंसे ऐसे हम आंखिन बीच फंसे ऐसे हमें आंख को रोग लगाई गई उन आंखिन ते उबरे कैसे उन आंखिन ते सर ठाका फिर आप तक पहुंचाता हूं होली की मस्ती आप तक पहुंचाता हूं है ना उन आंखिन ते उबरे कैसे इन आंखिन बीच समाई गई उन आंखिन ते उबरे कैसे इन आंखिन बीच समाई गई अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतों से पिटवाई गई रूपवती गुणवती अति मधुवाला। सर सोशल मीडिया पर अग्रवाल साहब बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं, आप सावधान रहिएगा। पिछले दिनों मैं सावधान हो गया हूं उस दिन से जिस दिन से मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। बेटा ये सूचना दे रहा है सर कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। तो मैंने उसको डांटते हुए कहा, निकम्मे तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मुस्करा करके कहने लगा कि पापा आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से तुम चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। सर सोशल मीडिया पर क्या हो सकता है ये, इससे आप और तमाम ये बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, महिलाएं भी इसका बहुत लाभ उठा रही हैं। अपनी जो एक्चुअल फोटो है वो कोमल बहन जी को ये बेटी कहने लगा था, ये रोहित हाँ कह रहा था वो कोमल बहन जी आई थी तो उनको अरे बेटी आ रही है, बाद में मालूम पड़ा कि वो तो ताई जी हैं। सर मैं बता रहा हूँ आपको, ये महिलाएं उसका दुरुपयोग करती हैं कि अपनी जो डीपी पर फोटो लगाती हैं, बहन जी आप भी लगाती होंगी, मैं निसंदेह कह सकता हूँ, मेरी पत्नी लगाती है तो फिर आप कहाँ अछूती रह सकती हैं। 20 साल पुरानी फोटो डीपी पे लगाएंगे, शादी के समय की फोटो, और आज आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जैसा आदमी गच्चा खा जाता है उसमें, ये सोच करके कि ये तो नई उम्र की कोई लड़की है ना। सर ये इसलिए ये सावधान करता हूँ और एक क्षण सुनाता हूँ। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है, 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है, फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है, उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई, भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई, चैटिंग करते रहे रात दिन बनान कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम, आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, और भेद खोला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम, भेद खोला तो निकला ससुरा बुढ़। आजकल सर गिरावट का जमाना है, हर क्षेत्र में गिरावट है, धर्म के क्षेत्र में भी गिरावट है। इसलिए आपने देखा होगा कि टेलीविजन के 16 चैनलों पर 17 बाबा जी इन दिनों प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। 16 चैनलों पर 17 बाबा जी। एक बाबा जी आपने देखे होंगे, निर्मल बाबा, राजीव सर, निर्मल बाबा आपने देखे होंगे टेलीविजन पर, कृपा वाले बाबा, चटनी की कृपा, समोसे की कृपा। पिछले दिनों हमारे मोहल्ले का एक लड़का चला गया निर्मल बाबा के दरबार में, बाबा मेरी लुगाई मुझे प्यार नहीं करती। बाबा बोले मेरी कौन सी करती थी, करती होती तो क्या मैं बाबा हो जाता, तू बता तेरी समस्या क्या है। बाबा 5 साल शादी को हो गए, प्यार नहीं करती। अच्छा तू उसके बनाए हुए खाने की प्रशंसा करता है। बाबा नहीं करता, तेरी कृपा वहीं अटकी हुई है। अब लड़के को भरोसा हो गया कि घरवाली के बनाए हुए खाने की प्रशंसा कर दो तो बदले में प्यार मिलता है। घर पहुंचा, घरवाली ने दही से पराठे खिलाए, अब उसको तो प्रशंसा करनी थी। बाबा ने कह दिया था क्या दही है, वाह वाह, ऐसा दही मैंने देखा ही नहीं,
क्या दही है, ओए होए ऐसा दही आज तक नहीं खाया। और ये क्या पराठे हैं, ऐसे गोल गोल पराठे मैंने आज तक नहीं देखे, आज तक नहीं खाए। ऐसा लगता है कि जिन हाथों ने ये पराठे बनाए हैं उन हाथों को चूम लो। तो घरवाली ने 3-4 लातें दी, 5 साल से बना बना कर खिला रही थी। निकम्मे तूने एक दिन भी मेरी प्रशंसा नहीं की, आज पड़ोसिन से 4 पराठे क्या बनवा दिए कि तू तारीफ पे तारीफ किए चला जा रहा है। तो 16 चैनलों पर मैं कह रहा था कि 16 चैनलों पर 17 बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं और बेमतलब के प्रवचन हैं, कोई मतलब नहीं इन प्रवचनों का। सर मैं आपको बता रहा हूँ, 1:30 बजे के करीब पिछले दिनों मैंने जैसे ही टेलीविजन ऑन किया तो एक बाबा का प्रवचन चल रहा, अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। भाई ये कौन सा सोना है जिसमें सोने के लिए जागना पड़ेगा? चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। 1.5 घंटे तक प्राण पीता रहा। फिर उसका एक दोस्त और प्रकट हुआ 2:30 बजे के आसपास, मूर्ख अब तक सो रहा है। बाबा मैं अभी कहाँ सोया था, 12-1 बजे तक तो घर फोड़ू सीरियलों के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था तो तुम्हारे दोस्त आ गए और अब आप आ गए। मैं अभी कहाँ सोया था, और जैसे ही 4:30 बजते हैं सोई बाबा रामदेव शुरू हो जाते हैं। फू 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 फू, इधर गली में देखो फू, उधर गली में देखो फू, इधर पार्क में फू 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 ही फू मची है। ऐसा लगता है 4 सांप इधर से निकल के आ रहे हैं, 4 सांप इधर से निकल के आ रहे हैं। किसी को भी पूछो क्या कर रहे हो, कि कपाल भांति कर रहे हैं, फू फू करके। मेरे 85 साल के ताऊ जी एक दिन बहन जी चरपाई पे अलती पलती मारे बैठे और कपाल भाती कर रहे, फू फू। अरे मैंने कि 85 साल की उम्र में ये कपाल भाती करने की जरूरत नहीं है, आत्मा निकल के बाहर आ जाएगी। हाँ, हृदय की बाईपास सर्जरी में डॉक्टर साहब ने पूरे 6 लाख रुपए ले लिए। ये कपालभाति इस उम्र में करने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन बाबा का मैं प्रशंसक इसलिए हूँ कि बाबा ने महिलाओं के ऊपर भी कोई रियायत नहीं बरती, बाकायदा इन्हें भी योगा में लगा दिया है नाखून घिसने पर। एक पार्क में बैठी बैठी 5-6 महिलाएं घिस रही थी, एक नहीं घिस रही थी। मैंने पूछ लिया बहन जी आप ये क्या कर रही हो, तो कहने लगी मूर्ख तू भी घिसा कर, समय से पहले गंजा हो गया है। ऐसा करने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। एक महिला नहीं घिस रही थी, मुंह पर पल्लू रख के बैठी। मैंने कि बहन जी फिर आप काहे को नहीं घिस रही? वो रोने लग गई। भाई साहब 3 साल से घिस रही थी, ज्यादा घिस गए तो मेरी मुंह से निकल रहा। मेरी बात आप समझ सकते हैं। पिछले दिनों मेरे मोहल्ले में एक सेठ जी शांत हो गए तो मैं मातम पुरुषी के लिए उनके घर चला गया। उनके बेटे से मैंने सदियों पुराना वही घिसा पिटा प्रश्न पूछा, तेरे दादाजी कैसे शांत हो गए? तो वो रोने लग गया, रामदेव के चक्कर में शांत हो गए। अरे रामदेव से तेरे दादा का क्या मतलब है? भाई साहब सवेरे ही सवेरे योगा सीख रहे थे, बाबा ने कहा सांस खींचो, तो मेरे दादाजी ने सांस खींची और खींचो, तो उन्होंने और खींची, तब तक बिजली चली गई। आधे घंटे तक बिजली नहीं आई, दादा यमराज ने खींच लिया। तो सर ताली बजा दीजिएगा। सर मैं इन दिनों मेरा एक विचार है जिसको मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ में। ये जो हमारी कोरोना से रक्षा हुई सर, कई बार लोग बेतुके प्रश्न भी पूछते हैं तो उनका उत्तर भी देना पड़ता है। एक व्यक्ति एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचा कि डॉक्टर साहब मैंने दोनों वैक्सीनें लगवा ली हैं, सुबह शाम क्या पूरे दिन गर्म पानी पीता हूँ, सुबह शाम काढ़ा पीता हूँ, नीम गिलोय भी पीता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए? डॉक्टर ने कहा कि अब भगवान स्वयं आए और तेरी नाभि में तीर मारे तो अभी तू मरेगा नहीं। तो कोरोना की दहशत से लोग सर अभी तक निकल नहीं पाए हैं। लेकिन मैं सर एक बात महसूस करता हूँ कि जब कोरोना की दवाई अभी है नहीं, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो वैक्सीन है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का एक प्रोसेस है, न कि मेडिसिन। जब मेडिसिन नहीं है तो कोरोना देश में से गया कैसे? तो मैंने ये सिद्ध किया कि ये जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, इन संबंधों में औषधीय गुण होता है। इन संबंधों में सर औषधीय गुण होता है। शायद इसीलिए हमारे परिवार में जब कोई बीमार होता था, आप देखते होंगे तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त मित्र सब देखने के लिए आते हैं। मैं जब छोटा था तो ये सोचता था, जब कोई बीमार होता था और रिश्तेदार आते थे घर पे, कई बार इलाज में 5,000 खर्च होते थे और रिश्तेदारों की आव भगत में 20,000 खर्च हो जाते थे। तो मुझे बड़ा तकलीफ होती थी कि रिश्तेदार डॉक्टर से जो चले आते हैं मुंह उठा करके, है ना, डॉक्टर से इलाज करेंगे क्यों मुंह उठा करके चले जाते हैं। लेकिन बहन जी मुझे पता चला कि इनमें औषधीय गुण होता है।
निश्चित रूप से संबंध हमारे बिखर रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है, संयुक्त परिवार हमारे दिन प्रतिदिन टूटते चले जा रहे हैं। इसकी फिक्र कभी करता है और आप तक कुछ बातें साझा करता है। अगर आपका मन आपको अच्छा लगे, सर पहले हम ये सोचा करते थे कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम खाना खाएं। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, उसका कारण होता था कि घर पर रिश्तेदार आता था तो माँ जी अच्छा खाना बना लेती थी तो आनंद आता था। तो हम ये सोचते थे कि घर पर कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम खाना खा लें। और आज इस महंगाई की वजह से हम ये सोचने लगे हैं कि ये घर आया हुआ मेहमान चला जाए तो फिर हम खाना खा लें। कई बार तो घरवाली बनाने से इनकार करती है कि इसके लिए मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल पर जाके खिला देना। सर बड़े परिवारों की मैं स्थिति बता रहा हूँ, छोटे परिवारों में गरीबी की वजह से, लेकिन बड़े परिवारों में मानसिक गरीबी की वजह से हम अपने रिश्तेदारों को बोझ महसूस करने लगे हैं। अगर बात ठीक हो तो मेरी सर आप जो है मेरा समर्थन करिएगा, है ना सर। ये जमाना धीरे धीरे बदल रहा है। पहले हम गाय पालते थे, कुत्ते आवारा घूमते थे, और आज हम कुत्ते पालने लगे हैं और गाय आवारा घूम रही हैं। सर ये परिवर्तन है। परिवर्तन कहाँ तक जाकर के छोड़ेगा इस हिंदुस्तान को, वरना ये हिंदुस्तान विश्वगुरु इसलिए था कि यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने एक संस्कृति पैदा की। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अमरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती, सीता, अनसुईया सम, सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सो यस ही उनका देवलोक की कहानी थे। हम सर जो है मंगल पे जीवन तलाशने लगे हैं, लेकिन हमारे जीवन का मंगल गायब होता चला जा रहा है। मंगल पे जीवन तो हम तलाश रहे हैं सर, लेकिन जीवन का मंगल इसीलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि हम अपने संबंधों में खटास पैदा करते चले जा रहे हैं। 3-4 रिश्ते तो सर इन परिवार नियोजन वालों ने हमारे खत्म कर दिए। हम दो हमारे दो के चक्कर में आदमी एक बेटा एक बेटी पैदा कर लेता है और स्त्री कर लेता है। इसलिए ये 3-4 रिश्ते थे, ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा का रिश्ता खत्म, मौसा का रिश्ता खत्म, ये परिवार नियोजन वाले खा गई। बाकी को महंगाई खा गई। पिछले दिनों में इस रोहित राकेश के घर गया, बहुत दिन बाद गया था तो इसने मेरी कुछ ज़्यादा ही खातिर कर दी। नाश्ते से टेबल भर दी, कॉफ़ी पिलवाई। मैं कॉफ़ी पी रहा था कि इसका लड़का निकल करके बाहर आया, मुझे देखते ही बोला ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने कि रोहित के घर में तो भारतीय संस्कृति जिंदा है, बेटा ताऊ कह रहा है। खातिरदारी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी तो दूसरे दिन में मैं फिर चला गया। फिर वही खातिरदारी, अंतर इतना हुआ कि कॉफ़ी की जगह पे चाय आ गई। मैं चाय की चुस्की ले रहा था कि लड़का बाहर निकल करके आया और मुझे देख के बोला चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने क्या, रिश्ते में भी गिरावट आ गई। कॉफ़ी से चाय नहीं बल्कि रिश्ते में भी गिरावट आ गई। ताऊ से चाचा पे आ गया है लड़का। रिश्ते को कितना गिराएगा इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए सर मैं तीसरे दिन जानबूझ करके गया। मैं जैसे ही इसके घर के सामने पहुंचा, दरवाजा खुला, वही लड़का बाहर निकला और मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। अरे मैंने कि निकम्मे तूने तो भेड़ा गर्क कर दिया। पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज मामा पे आ गया है। रिश्ते को कितना गिराएगा, क्या कल अपना साला बनाएगा। तो कहने लगा अंकल जी मेरा कोई कसूर नहीं है। पहले दिन जब आप आए थे तो पापा आपको बड़े भैया कह रहे थे, सो मैंने आपको ताऊ जी कह दिया था। दूसरे दिन आपका नाम ले रहे थे, सो मैंने सोचा छोटे हैं, मैंने चाचा जी कह दिया था। और आज जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। सर हम एक मतलब अब रिश्तेदारों को भी 1-2 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त करने की स्थितियों में रह नहीं गए हैं। चाहे ये हम मतलब कितने तनाव और समय का कितना हमारे पास कितना समय कम होता जा रहा है। पहले हमारे पास पैसे कम थे लेकिन समय बहुत था। अब हमारे पास पैसे बहुत हैं लेकिन समय हमारे पास बहुत कम होता जा रहा है। समय नहीं है हमारे पास किसी के लिए। लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि यहाँ बैठ करके इन कवियों की कविताएं सुन जाते। अरे कितने लोग बैठे हैं सर, हम तो देख रहे थे इतनी भीड़ को कविता सुनाते तो अच्छा होता, कुछ और परिवर्तन हो जाते। लेकिन अकेले राजीव अग्रवाल साहब के बदलने से का पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन थोड़े बदल जाएगी। सर चलिएगा सर, वो तो हमारा मन है सर, हम तो अपने मन से, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी नहीं होती। एक समाज के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। समाज में इस तरह की स्थितियाँ हैं उनको हम थोड़ा सा रेखांकित करने की। लेकिन सर मुझे पिछले साल पता चला कि हमारे इन रिश्तों में औषधीय गुण होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले दिनों सर मेरे ताऊ जी बीमार हो गए, होली का ही समय था लगभग। ताऊ जी बीमार हो गए, 85 साल के ताऊ जी हैं मेरे। आईसीयू में भर्ती कराने पड़े।
और हमारे यहाँ जैसी रिवाज है कि कोई बीमार हो जाता है तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब देखने के लिए आते हैं। सबके आना शुरू हुआ, रिश्तेदार आए, अड़ोसी पड़ोसी आए, उनके मित्र बांधव आए, लेकिन हमारे ताऊ जी ठीक नहीं हो रहे, आयुषी से बाहर नहीं निकल पा रहे, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। सब रिश्तेदार आ लिए। सबसे बाद में हमारी छोटी मौसी आई और मौसी ने गेट से आते ही ये कहा, जीजा, ओ जीजा। हमारे ताऊ जी वाइब्रेशन मोड पे आ गए। जीजा, ओ जीजा, कोसीमा आई है का? हाँ जीजा मैं आई हूँ, होली नहीं खेलोगे का? अरे भाई आखिरी होली खेल ले। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगाया और गुलाल लेके ताऊ जी के जा गाल पे, जा गाल पे, जा गाल माथे पे, ताऊ जी बिल्कुल भूत जैसे बनाए दे। फिर ताऊ जी ने अपने कप कपाते हाथन से थोड़ा सा गुलाल उठाओ। अब हाथ गाल तक पहुँचो या नहीं पहुँचो, गुलाल लगो या नहीं लगो, ये तो पता नहीं चली, लेकिन ये समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारा ताऊ भाई दिनाते ठीक है। तो मुझे लगा कि इन रिश्तों में कुछ तो सर होता है, वरना आपके पास मुसीबत होने पर आपकी माँ को कैसे पता चल जाता है कि हमारा बेटा मुसीबत में है। न सोना याद आता है, न चांदी याद आती है। हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो माँ की याद आती है। हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो माँ की याद आती है। और डॉक्टर साहब, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके इस पवित्र मंच से और इस पवित्र संस्थान को, IMA को, कि मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए, ये बात मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ सर, कि मैं वृद्धाश्रमों में बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स के माता पिता को उसमें रहते हुए देखता हूँ तो अंतर से आत्मा रोने लगती है। तब ये मेरी बात महसूस करना कि मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। न वो मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का सामान घर पर रोज लाता है। पड़ोसियों से पूछा तो सिर्फ पता इतना चला कि वो अपना सब कुछ माता पिता के चरणों में चढ़ाता है। अब माता पिता के चरणों में चढ़ाता है। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल। बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं।